बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच कैंडिडेट्स प्रिपरेशंस। आज से हम जब ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट वाइज तमाम MD कैट के यूनिट आपको लेक्चर दे रहेंगे और साथ साथ इसके टेस्ट चलेंगे इंशाअल्लाह। जैसे लेक्चर होंगे आप लोग दिन ब दिन जो है वो फील करेंगे कि आपको नॉलेज और साथ में ट्रिक्स और साथ में फार्मूला हैंडलिंग, साथ में MCQs की कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपकी प्रूव करेंगे। इसमें आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा यूनिट नंबर 1 है, मेजरमेंट के लिहाज मेजरमेंट का MD कैट यूनिट 1 स्टूडेंट्स। इसका मेजरमेंट्स का मेजरमेंट्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं MD कैट के बारे में बता दूं। MD कैट लास्ट ईयर 2019 की बेसिस पे हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एग्रीगेट जो था उसमें जो लास्ट टाइम जो बना था परसेंटेज मिला के एग्रीगेट बना था 50% FSC का और 50% VS का था। तमाम जो लोग एनी टेस्ट से रिलेटेड है, अगर आप उनकी कोई भी वीडियो या कोई मैसेज सुनेंगे तो चांसेस ये हैं कि इस ईयर MD कैट की वेटेज बढ़ जाएगी। और अगर हम इसके टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें टोटल जो है वो लास्ट टाइम 200 MCQs से 200 मार्क्स थे। उसमें से बायो कितने थे वो बायो हम बताएंगे। फिजिक्स से कितने हैं, फिजिक्स के 40 हैं। तो फिजिक्स के 40 MCQs हैं, बट दीज आर टू मच इम्पोर्टेंट। आपको पता है फिजिक्स जो वो कंसेप्चुअल भी है, ट्रिकी भी है और फार्मूला भी कैलकुलेशन आपको उन्हें यूटिलाइज करनी होती है। तो फिजिक्स में आप फिजिक्स आपको जो है वो इंशाअल्लाह इस तरह से करवाई जाएगी कि आपकी सारी की सारी ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कॉन्सेप्ट्स, आपके ट्रिक्स, आपकी कैलकुलेशन इंशाअल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। हम इसको स्टार्ट करते चलें। मेजरमेंट्स का हमारा पहले चैप्टर है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था। इसमें फर्स्ट ईयर में जो पहले पेज से स्टार्ट करें हैं, मोस्टली जो है वो टेक्स्ट बुक की ही वर्डिंग को लेकर चलूँगा। टेक्स्ट बुक में हमारे पास पहले पेज पहले अगर हम स्टार्ट करें वहाँ पे हमारे पास जो वर्ड मिला पहला वो है साइंस। साइंस इज अ लिटिल वर्ड Latin word derived from a word sentient, sentient के जो है मीनिंग वो है नॉलेज। यहाँ से जो है कीवर्ड ड्राइव किया गया। इसके बाद हमने साइंस का जितना भी नॉलेज इनिशियली हमने रखा, पुट किया, वो हमारे पास हमने पुट किया। साइंस का सारा नॉलेज तो हमने किया। नेचुरल फिलॉसफी को हमने इसका नाम दिया नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हमारे पास नॉलेज गैदर हुआ, इकट्ठा हुआ और नॉलेज हमारे पास जो है वो ज़्यादा हो गया, हमारे पास रिसर्चेस दुनिया में जब ज़्यादा आना स्टार्ट हो गई, तो हमने इस नॉलेज को नेचुरल फिलॉसफी को में साइंस में जो नॉलेज था हमने इसको ब्रेक किया इनटू 2 ब्रांचेस। और 2 ब्रांचेस हैं हमारे पास। द वन इज डील विद लिविंग थिंग्स, और जो दूसरी हमारे पास हमने ब्रांच बनाई वो हमारे पास डील करती थी विद नॉन लिविंग थिंग्स। और यहाँ पे इनके नाम जानना भी जरूरी है। लिविंग थिंग्स का जो हमने नॉलेज था उसको हमने जिस ब्रांच का नाम दिया उसको हमने नाम दिया बायोलॉजिकल साइंस, और जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स थी उनको हमने नाम दिया फिजिकल साइंसेस। तो ये इनिशियली हमारे पास जो है वो पहले पेज पे, उसके नेक्स्ट पेज पे पैराग्राफ में सारी बातें लिखी हुई हैं। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ जो शायद आपकी नजर में ना हो रहा हो वो डिस्कस करना जरूरी है। यहाँ पे MCQ मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस बेस्ड ऑन, ये बेस करती है
किस पे ऑप्शन में यहां पुट कर रहा हूं, अल्फा ऑप्शन, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। अल्फा ऑप्शन क्या है, मेजरमेंट्स पे बेस करती है, बीटा ऑप्शन एक्यूरेट मेजरमेंट्स पे, चार्ली ऑप्शन प्रीसाइज मेजरमेंट पे, प्रीसाइज मेजरमेंट पे, और डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको जो है वो लगेगा कि यहाँ पे तो सारे ऑप्शन ठीक है और आप मे बी डेल्टा ऑप्शन ठीक करते हैं, लेकिन ये वाला एमसीक्यू हमारे पास डायरेक्टली बुक की लाइन का है। तो पहले ही पैराग्राफ जो कंप्लीट अभी हो रहा है उसमें लिखा हुआ है, द फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज बेस्ड ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। एंटी टेस्ट का पैटर्न ये होता है कि आपको साथ साथ एमसीक्यूज जो है वो टॉपिक के बताए जाते हैं, तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। तो हमारे पास इस तरह से हमारा फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको पता है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स स्टार्ट होता है हमारे पास। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में पहले तो फिजिक्स की डेफिनेशन ही डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, ये फिजिक्स क्या है। देखें ज्यादा हम लेंथी थोड़ी यानी लंबी थोड़ी बात नहीं करेंगे कि हमारे पास वर्ड में ये होता है। सिंपल फिजिक्स आपको पता है दैट इज कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड इनटू एनर्जी and energy into matter. The study of matter and energy and their interaction is called physics. ये हमारे पास जो बेसिक जो है यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है कि जैसा कि हमारे पास इक्वेशन है E is equal to mc square and you know that it is a very famous equation of Einstein. उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में कुछ फ्रंटियर्स दिए हुए हैं। फ्रंटियर्स की अगर बात करें, फ्रंटियर्स में जाने से पहले मैं यहाँ पे एक एमसीक्यू कोट करता हूँ। एमसीक्यू हमारे पास है, मून लाइज इन विच फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंसेस। चांद जो है वो किस फ्रंटियर में आता है, आपको पता है यहाँ पे तीन फ्रंटियर हमारे पास। तो अगर अल्फा ऑप्शन में यहाँ पे राइट हैंड करूं फर्स्ट, बीटा ऑप्शन में पुट करूं थर्ड, चार्ली ऑप्शन में पुट करूं सेकंड और डेल्टा ऑप्शन में करूं ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपको अभी लगे चांद बहुत बड़ा है और चांद तो हमारे पास है। अब हमारे पास पहला जो फ्रंटियर है वो है एक्सट्रीमली लार्ज। एक्सट्रीमली लार्ज आप इसको जो फर्स्ट कंसीडर करेंगे, बट इट फॉल्स इन थर्ड फ्रंटियर, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसकी क्या रीजन है, एक्चुअली इसके फ्रंटियर जो हमारे पास है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हम हमेशा किसी भी चीज को उसके रेफरेंस से जानते हैं। यहाँ पे रेफरेंस क्या है मैं वो लिख रहा हूँ। देखिए हमारे पास फर्स्ट फ्रंटियर है, फर्स्ट फ्रंटियर हमारे पास कहता है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। कितना लार्ज, किससे लार्ज, बिगर देन अर्थ। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट फ्रंटियर जो है उसमें कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे, विच आर बिगर देन साइज ऑफ अर्थ, इसमें सारे वो ऑब्जेक्ट हैं। सेकंड फ्रंटियर वर्ल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स का सेकंड फ्रंटियर। यहाँ पे वर्ल्ड में जो है स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। फिजिक्स वाले के पास स्पेलिंग की थोड़ी बहुत मुझमें ज़्यादा ही है, मुझसे स्पेलिंग जो है वो नहीं होते। उसकी वजह ये नहीं कि मेरी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश मेरी
बीएससी में बहुत अच्छी थी। सेकंड फ्रंटियर वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। अब यहां पे कौन से आएंगे? ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज लेस देन साइज ऑफ एटम, जिनका साइज एटम से कम है। जैसा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। सो थर्ड फ्रंटियर हमारे पास है थर्ड फ्रंटियर में हमारे पास वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। नंबर थर्ड। अब इसमें कौन कौन से हमारे पास आएंगे? थर्ड में हमारे पास सारे के सारे वो आएंगे थर्ड फ्रंटियर के अंदर, जो जिनका साइज मॉलिक्यूल टू अर्थ है। और इसमें भी ज्यादा परेशान होने वाली बात ही सारे में आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन आपने देखनी होगी वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर में। अब यहाँ पे मैं एक और एमसीक्यू बता आप लोगों से पूछता हूँ, बताएं कि हमारे पास ह्यूमन बीइंग किस फ्रंटियर के अंदर है? इंसान, इंसान किस फ्रंटियर के अंदर आएगा? आपने ये बताना है। ये कह रहा है कि मैं किस फ्रंटियर में हूँ, पता है किसको? ये किस फ्रंटियर के अंदर आता है? तो आप सिंपली बता सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन वही है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल ऑफ दिस। तो किस में आता है आप खुद बताएंगे। और इसका कॉम्प्लेक्स मैटर का क्यों रखा गया नाम? इसकी रीजन भी इसी एमसीक्यूज के अंदर जो है वो हिडन है कि इसको हमने कॉम्प्लेक्स मैटर का नाम क्यों दिया। जाहिर बात है आंसर अब आपको पता चल गया फर्क क्या है। तो ये तक हमारा जो है वो ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारे पास साइड टेबल देखेंगे, इसी पेज पे ब्रांचेस दी हुई हैं। ब्रांचेस में से एक एमसीक्यू आ सकता है, जैसे मैं डायरेक्ट एमसीक्यू लिखा हूं ब्रांचेस में से, और इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स है। एमसीक्यू है व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फॉलोइंग में से कौन सी फिजिक्स की ब्रांच नहीं है? ऑप्शन में यहां आपको दे रहा हूं अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा और ई। 5 एमसीक्यू दे रहा हूं। पहला एमसीक्यू पहला अल्फा ऑप्शन हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स। और उसके बाद जो है बीटा ऑप्शन न्यूक्लियर फिजिक्स, चार्ली ऑप्शन मेटा फिजिक्स, डेल्टा ऑप्शन सॉलिड स्टेट फिजिक्स और ई ऑप्शन रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन क्यों रखे उसकी भी मैं रीजन बता देता हूँ। यहाँ पे पहली बात तो इसमें से हम पहले तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढने। अगर आप तो बुक पे पेज पे देखेंगे तो आपको जो है वो ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा मेटाफिजिक्स, लेकिन इसके नाम में फिजिक्स आता है। मेटाफिजिक्स के रीजन इट इज ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें 4 भी ऑप्शन है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स नहीं है, तो 4 भी इसका करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे अल्फा, बीटा, डेल्टा और ई, ये मैंने 4-5 ऑप्शन यहाँ पे क्यों रखे उसकी रीजन बताता हूँ। बिकॉज दीज आर मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो 4 ब्रांचेस हैं जो आपकी बुक में डिफाइन की गई हैं। ये पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होती है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने बुक से देखना है, ठीक है। तो आपको मेरी हंसी की भी समझ आ गई होगी कि मैं क्यों हंस रहा था, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये यहाँ से इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं।
तो इस तरह से आपके पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। इससे नेक्स्ट पेज पे जो है फिर हमारे पास रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे एक एमसीक्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है, रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी। फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या रोल है, यहाँ से एक एमसीक्यू जो है वो बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू है, लेकिन चूंकि रिपीट हो जाता है तो हमने यहाँ पे मैंने इसको जो है वो मुनासिब समझा इसको डिस्कस किया जाए। सिलिकॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम, खैर इसलिए आपको कोई देने की जरूरत नहीं है, आप इसकी जो है वो जानते होंगे इसका आंसर क्या है। और जो हमारे पास कंप्यूटर चिप्स हैं वो किससे बनती है, यहाँ पे दूसरा एमसीक्यू डिस्कस हो गया वो किससे बनती है, सिलिकॉन। और ये हमारे पास किससे ऑब्टेन होता है, सैंड से। ये इसका भी आ गया, तो ये दोनों ही एमसीक्यूज हैं। कंप्यूटर चिप सिलिकॉन से बनती है, सिलिकॉन कहाँ से होता है, सैंड से। तो हमारे पास रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी से ये एमसीक्यू आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसी पेज के ऊपर कुछ साइजेस दिए हुए हैं, साइजेस और डिस्टेंस। जिस तरह हमारे पास जो वो यहाँ पे यूनिवर्स का डायमीटर, इस तरह यूनिवर्स का सन का, न्यूक्लियस का, एटम का सारे दिए हुए। तो यहाँ पे जैसे एक्चुअली मैं कोड करूँ, साइड इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है सारा, साइड इंफॉर्मेशन में अगर मैं यहाँ पे कोड करूँ एमसीक्यू, बड़ा वेल नोन एमसीक्यू है, और इसमें सेकंड ईयर भी आ जाएगी। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, diameter of nucleus is less than, न्यूक्लियस का डायमीटर किससे लेस होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ जो है वो ऑप्शन दे रहा हूँ तुमको। अल्फा ऑप्शन 10⁻⁻14 मीटर, बीटा ऑप्शन 10⁻⁻10 मीटर, चार्ली ऑप्शन 10⁻⁻6 मीटर, डेल्टा ऑप्शन 10⁻⁻8 मीटर। तो ये हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, अगर आप साइड इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो इसमें आपके पास अल्फा जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, अल्फा जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो आपके पास मैं यहाँ पे कुछ जो है वो असेसमेंट के तौर पे जो है वो यहाँ आप करेंगे रिमेंबर वाले सेक्शन में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे पास ये सारे मीटर भी दिए हुए, डिस्टेंस, इस तरह से आपके पास लेंथ की डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं जो प्रीफिक्सेस के साथ आती है। तो आप लाजमी उनको जो है वो यूनिट टेस्ट के अंदर मेमोराइज रखेंगे कि तो रिमेंबर के नाम से आप लोग हेडिंग करें इसको कि तो रिमेंबर। ये तो रिमेंबर के अंदर क्या आएगा, पहले सबसे पहले लेंथ की मैं बता रहा हूँ कि लेंथ बहुत सी लेंथ की है यहाँ पे कुछ टर्म्स, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा हमारे पास जो है वो फर्मी, फर्मी जो है हमारे पास फेम्टो 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद जो है वो लाइट ईयर, लाइट ईयर आपके पास ये लेंथ का ही जो है वो यूनिट है। न्यूमेरिकल जो है 1.1 है, 9.14 या 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर, ये इसके जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट है। उसके बाद 1 यार्ड, यार्ड ऐसे कम ही आते हैं, ये हमारे पास फीट में हम लिखते हैं 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट। वैसे ही मोस्टली ई-कैट वाले बच्चों के उनके पास आता है इस तरह से 1 माइल, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। ऐसा से 1 इंच, 1 इंच का भी वैसे ही कम होता है कि वो उसमें यूनिट डिस्टेंस होते हैं कि आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। 1 इंच जो है 2.54 सेंटीमीटर। इस तरह 1 फीट, 1
फीट की इक्विवेलेंस जो है हमारे पास होती है 30.48 सेंटीमीटर। इससे से माइक्रोन, जैसे यहाँ पे हमने माइक्रोन 1 माइक्रोन 10 इज माइक्रोन -6 मीटर। तो ये हम आपके पास है वो हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे आगे तो मैथ्स का भी यहाँ पे मेंशन कर दूं। मैथ्स के लिए हमारे पास जो यूनिट, वैसे आपने केजी पढ़ा हुआ, लेकिन दो जो है हमारे पास यूज हो सकते हैं। एक है स्लग, वन स्लग इज इक्वल टू 14.59 केजी। ये भी हमारे पास यूज होता है। लेकिन जो दूसरा है इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन इक्वल होता है 1000 केजी। 1000 केजी या 10⁻6 ग्राम। तो ये आपके पास है वो इस तरह की साइड इंफॉर्मेशन से सारे आंसर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वाला पोर्शन भी हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बड़े ट्रिकी से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको भी कुछ एमसीक्यूज कोड करके दिखाता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज सबसे पहले आपको पता है कि मेजरेबल क्वांटिटीज डिफाइन अगर हम करें तो एक तो ये बन जाएगी डेफिनेशन मेजरेबल क्वांटिटीज। दूसरी इन टर्म्स ऑफ, जो बुक में मेंशन है हमारे, इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस, जिनमें से हम फिजिक्स के लॉज है वो बताते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की जो हमने क्लासिफिकेशन की है वो हमने यहाँ पर हमने डिस्कस करनी है मेजरली, वो हमने करनी है विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे पास इनकी क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन भी होती है। क्योंकि हमारे पास सिलेबस में वेक्टर नहीं है तो हमने वेक्टर जारी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर वाली हमारे पास जो चीजें भी नहीं आनी। हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो टाइप्स में इसको रखा गया। नंबर 1 स्केलर, मैं यहाँ पे समझता हूँ इनको बताना इंपॉर्टेंट है। स्केलर नंबर 1। नंबर 2 आपके माइंड में सारी बातें वर्ड आ गया, वेक्टर। नंबर 3 टेंसर। नंबर 4 फेजर। तो ये 4 टाइप्स हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेंसर और ये फेजर। यहाँ पे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें। स्केलर जो हमारे पास होता है विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होती है। इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी आ जाती है। इसमें हमारे पास एक बिहेव लाइक स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। फेजर जो है हमारे पास साइनोसॉइडल होता है। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज भी बता दूं इसकी कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर या लॉज ऑफ वेक्टर, ये फॉलो नहीं करता। ये दोनों ही डोंट फॉलो द लॉज, ये लॉ ऑफ क्या लिखा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते। अगर एग्जांपल की बात करें, हमारे पास एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल स्केलर की बहुत सारी हैं। मैथ है हमारे पास, मैथ, टाइम, ये सारी है। वेक्टर की बात करें, फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। स्केलर अगर टेंसर की बात करें, टेंसर में हमारे पास जो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसके अलावा प्रेशर, फेजर की बात करें करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी विच डिपेंड्स ऑन द एंगल। तो सो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ये 4 क्वांटिटीज जिनकी हमने क्लासिफिकेशन इस तरह से की है। लेकिन मैंने पहले बता दिया कि हमारे पास वेक्टर का टॉपिक नहीं है, तो चैप्टर नहीं है हमारे पास, उसका इक्विलिब्रियम वाला पार्ट शामिल है, लेकिन इनको भी जिस तरह यहाँ पर मैं जरूरी समझता हूँ। इसके बाद हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू जो है वो जो हमने मेजरली डिस्कस करना है वो विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट है। विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट जो हमारे सिलेबस के अंदर यहाँ पे मेंशन है, विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के लिहाज से हमने डिवाइड किया हुआ इनको, वो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज हैं। सिंपल आपके पास यहाँ पे बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आपको पता है 7 है हमारे पास, डिराइव्ड क्वांटिटीज है हमारे पास डिराइव्ड ये कितनी है, ये तो बहुत सारी है मैनी, तो ये हमारे पास बहुत सारा। यहाँ से एमसीक्यू कैसे बनता है, यहाँ से पहले हम मेजरमेंट की बात करें। मेजरमेंट में हमारे पास जो स्टैंडर्ड हम बनाते हैं इसको किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का, उसके अंदर हम दो प्रॉपर्टीज देखते हैं मेजरमेंट्स ऑफ बेस क्वांटिटी। नंबर 1 हमारे पास जो है मेजर ऑफ बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। नंबर 1 हमारे पास आप चलिए यहाँ पे हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज। इसमें हमें एट फर्स्ट दो चीजें जो देखनी पड़ती है। नंबर 1 चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। नंबर 2 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर टू कंपेयर, ऑफ प्रोसीजर टू कंपेयर। फिर हमारे पास स्टैंडर्ड की भी दो जो है वो प्रॉपर्टी है कि हमारे पास है असेसिबल हो, दूसरा इनवेरिएबल हो। स्टैंडर्ड की हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 क्या है, असेसिबल हो, असेसिबल, और दूसरी हमारे पास क्या है, इनवेरिएबल, चेंज ना हो सकता हो। ये भी हमारे पास एमसीक्यू की ही टर्म में आते हैं कि हाँ जी बताएं आइडियल स्टैंडर्ड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो उसमें ये दोनों ही प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारे पास जो इस वक्त दुनिया में यूज हो चुके हैं वो हमारे पास 3, लेकिन हमारे पास सिर्फ ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन सम टाइम हमारे पास एमसीक्यू ऐसे कन्वर्जन वाले आ जाते हैं, सीडीएस, एफपीएस, एमकेएस, तो वो आ जाते हैं। मैं समझता हूँ तो बताना जरूरी है ताकि बच्चा ये कंफ्यूजन ना हो कि ये मैंने कभी सुना ही नहीं वर्ड सीडीएस क्या होता है। सीडीएस सेंटीग्राम सेकंड, CGS सिस्टम, FPS F फुट पाउंड सेकंड, फिर है MKS। MKS है CDS को ही एक्सटेंड करके इसमें आप ये कह लें इसका अपडेट भी बढ़िया था। फिर है MKS के बाद SI सिस्टम को हमने 1960 के अंदर बनाया, SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट इन 1960 जो हमने बनाया। इसमें हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास 3 क्वांटिटीज थी, जो मैं क्वांटिटीज यहाँ पे लिखूं, लेंथ, mass, टाइम। हमारे पास इन तीनों के अंदर सिर्फ यही 3 क्वांटिटीज, यानी इसके अंदर भी 3 थी, इसके अंदर भी 3 थी, इसके अंदर भी 3 थी। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर एक्सटेंशन हुई, इसके अंदर हमने जो है इंक्लूड किया टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्लूड किया, करंट को इंक्लूड किया, इंटेंसिव लाइट को और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। तो हमारे पास इस तरह से टोटल क्वांटिटी यहाँ पर होगी 7। अब यहाँ पे इनकी यूनिट क्या है, सॉरी यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख दिए, इसको आप थोड़ा सा इस साइड पे कर लें, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, करंट
luminous intensity and amount of substance। यहाँ पे इसकी यूनिट में सारे लिख देता हूँ। हमारे पास सीरियस में इसकी यूनिट थे सेंटीमीटर, मैथ के थे ग्राम, टाइम के थे सेकंड, टाइम के हर जगह सेकंड ही थे। एफपीएस में लेंथ की जो यूनिट थे वो थे फुट, और मैथ के थे पाउंड सेकंड। इसमें हमारे पास इसमें थे मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। उसके बाद हमारे पास आपको पता ही है एसआई में इसके यूनिट मीटर, केजी, किलोग्राम, टेम्परेचर के केल्विन, करंट के एम्पियर, इंटेंसिटी फ्लूइड के कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के मोल। तो ये हमारे पास है वो इन 7 क्वांटिटीज के यूनिट है। इनकी डायमेंशन भी लिखने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, इनकी डायमेंशन भी हमारे पास डायमेंशन वाला टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर फॉर सेक ऑफ नॉलेज यहाँ पे कैपिटल मैथ की लेंथ की हमारे पास कैपिटल है, केजी की एम, टाइम की सेकंड, थीटा और कैपिटल के, करंट की कैपिटल ए, कैंडेला हमारे पास है उसकी सीडी ही है, और मोल की कैपिटल एन भी कहीं लिखा मिलेगा, ए में मोल यूज होगा। तो दीज आर द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। तो खैर ये सारी ही आपको मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ से हम एक और एमसीक्यू यहीं पे एसआई सिस्टम से रिलेटेड मैं यहाँ पे एक एमसीक्यू सॉल्व करूंगा एसआई सिस्टम से रिलेटेड। नंबर 1 एमसीक्यू इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू। द नंबर ऑफ यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। अल्फा ऑप्शन है वो 2, बीटा ऑप्शन है वो 3, चार्ली ऑप्शन है वो 4 और डेल्टा ऑप्शन है वो 5। इसमें हमारे पास है वो एसएस यूनिट के अंदर हमने बेस ड्राइव और सप्लीमेंट्री पढ़े, तो ये 3 बनते हैं। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन ये इससे पहले में थे वो आपके पास वैसे जनरली इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी उससे पहले हमारे पास बेस और ड्राइव जो होते हैं एमकेएस में भी, एफपीएस में भी और सीडीएस में भी। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में 3। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है वो इसी यूनिट के अंदर जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट आ गए। सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास नहीं आता, तो सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर हमारे पास 2 यूनिट है, ये ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं, ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। इसमें हमारे पास है एक टर्म है रेडियन और दूसरी टर्म हमारे पास है स्टीरेडियन। रेडियन हमारे पास होता है 2 डायमेंशनल एंगल होता है इन सर्कल। इसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टीज अगर मैं राइट करूं तो ये हमारे पास प्लेन एंगल और ये 2 डायमेंशन होता है। इसमें हमारे पास और इस सर्कल में जो है वो आपको मिलेगा डायग्राम अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 2 रेडियन के दरमियान एंगल थीटा, अगर इसकी आर्क लेंथ जो रेडियस के इक्वल हो, तो ये हमारे पास जो ये आर्क लेंथ, अगर मैं इसको पॉइंट ए का नाम दूं और इसको बी का नाम दूं, तो आर्क लेंथ जो है ए बी दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। आर्क लेंथ जो रेडियस के इक्वल होगी इसमें, और इसमें एक सर्कल में कितने टोटल रेडियन होंगे? 1 सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होंगे। अगर हम थीटा की बात करें, अगर हमने यहाँ से रेडियन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? ए बी आर एन ओवर आर एस ओवर आर। आपने ऑलवेज थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, एस इज इक्वल टू आर करके आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा यहाँ से यही एस इज इक्वल टू आर थीटा। सो दिस इज आवर अबाउट द रेडियन। स्टीरेडियन क्या होता है? स्टीरेडियन हमारे पास 3 डायमेंशनल एंगल है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल 3D। ये कहां पाया जाता है? स्फीयर के अंदर, या आपको स्फीयर में मिलेगा। इसके अलावा अगर हम डायग्राम बनाएं, आज
वैसे तरबूज का सीजन चल रहा है, तो तरबूज की जो कोनिकल शेप होती है जिसका ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, अगर इसका एरिया r स्क्वायर हो तो यहाँ बनने वाला एंगल 160 डिग्री होगा। यहाँ पे इसका एरिया ऊपर वाले जो कोनिक शेप है इसका एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो हमारे पास जो एंगल होगा तो वो 160 डिग्री होगा। वन स्क्वायर में कितने होते हैं? वन स्क्वायर में 4/5 रेडियन होते हैं। अगर एंगल की बात करें जैसे r लेंथ और r था, यहाँ पे क्या होता है एरिया ओवर r स्क्वायर, और अगर एरिया निकालना तो एरिया इज इक्वल टू r स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन यहाँ बनते हैं और ये सारे के सारे ही एमसीक्यू हैं। ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है। तो ये सारे के सारे रिलेशन ही एज एमसीक्यूज हैं वो यूज होते हैं और सारे के आप लोगों को मेमोराइज होने चाहिए। हमारे पास ये रेडियन और स्टीबिलिटी के बारे में अब यहाँ तक हमारे जो है वो यूनिट्स पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिंपल साइंटिफिक नोटेशन। वो आपको पता है नंबर डिफरेंस फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। हाँ, इसमें से एक आंसर आ सकता है कि हमारे पास जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए। हमारे पास डेसिमल कहाँ पे आना चाहिए? डेसिमल हमारे पास जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। ये हम इसमें ध्यान रख सकता है। यहाँ पे कुछ नेक्स्ट पेज पे प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, आप प्रीफिक्सेस जो है तो याद रखेंगे। प्रीफिक्सेस सारे द नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। इस तरह से डेका, किलो, मेगा, गीगा, पेटा, टेरा, एक्सा, ये सारे आप याद रखेंगे। फिंगर टिप्स पे याद रखें, मैंने आप लोगों को बताया, मुझे आता नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स हैं। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। मैं यहां से डायरेक्टली एमसीक्यू जब पुट कर रहा हूं। नंबर 1 एमसीक्यू, इसी में से कन्वेंशन से मैं दे रहा हूं कि रेशियो है 1 माइक्रोमीटर ओवर 1 गीगामीटर, इसकी इक्वल होगी। ये आप लोगों को सॉल्व करना होगा। इसके अलावा कन्वेंशन से अगर बात करें इससे रिलेटेड एमसीक्यू में मैं आप लोगों को विच वन ऑफ फॉलोइंग which one of following is not correct? Alpha option 1 Newton meter, beta option 1 Newton meter, चार्ली ऑप्शन 1 न्यूटन मीटर, डेल्टा ऑप्शन बोथ बी एंड सी। अब इसमें से आप बताएं कि इनमें से गलत कौन सा, विच इज नॉट करेक्ट, सही कौन सा नहीं है। सो अल्फा ठीक नहीं है, क्योंकि कन्वेंशन में लिखा हुआ है जब भी हम दो यूनिट पुट करेंगे तो उन दो यूनिट के दरमियान एक स्पेस होना चाहिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ आपको स्पेस मिलेगा। यहाँ पे और भी आ सकता था, अगर यहाँ हमको कैपिटल एन लिखते तो ये भी रॉन्ग हो जाता। हमारे पास बुक में लिखा है कि अगर हम यूनिट का नाम कंप्लीट नेम जो है हम स्मॉल लेटर में पुट करेंगे, कभी भी कैपिटल लेटर में पुट नहीं करेंगे, चाहे वो साइंटिस्ट का नेम ही क्यों ना हो। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, बीटा रॉन्ग है और बीटा ठीक है और लिखा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से यहाँ से आपसे बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कन्वर्ट दिस 10 raised to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू, आप इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो ये क्या वैल्यू होगी ये आप खुद कैलकुलेट करिए, आप खुद अपने आप को असेसमेंट करनी है। तो कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट से इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। यहां सबसे पहले हम एरर को जब एक्सप्लेन करते हैं, एरर क्या होता है? Error is the difference between measured value and standard value. Difference between measured and standard value is called error. इसमें हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास इसमें इसकी रीजंस क्या है वो आप बुक में देख लेंगे। इसमें हमारे पास इसकी रीजंस में लिखा होगा, आपके पास में 3 जो रीजन लिखी होंगी, उसमें आप लोग जो देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या रीजन है। इसमें हमारे पास जो एरर की यहाँ पे टाइप दी गई है वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को रीडिंग करना बहुत जरूरी है। जिस तरह कि यहाँ अगर इस टाइप्स की बात करें तो आपके पास 2 तरह की हैं, एक तो आपके पास रैंडम एरर है, रैंडम एरर है, और दूसरा आपके पास है वो सिस्टमैटिक एरर है। रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर क्यों होता है, वो सारी इसकी रीजन जो लिखी हुई है कि रैंडम एरर किस वजह से होता है। उसमें हमारे पास है वो डिफरेंट रीजन हो सकती है, कोई अननोन रीजन नहीं है, इसकी कॉज अननोन है। कॉज इसकी क्या है? अननोन। इसकी कॉज क्या है? फॉल्टी ऑपरेटर्स एंड फॉल्टी ऑपरेटर्स। उसमें लिखा भी हुआ है फॉल्टी ऑपरेटर्स से क्या क्या जा सकती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ठीक नहीं हुई है, सारी चीजें इसमें हो सकती है। उसके बाद इसकी रेमेडीज भी दी हुई कि इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। इनकी रेमेडीज इसकी है, रेमेडी क्या है इसकी? बाय टेकिंग एन एवरेज वैल्यू, बाय टेकिंग, इसकी रेमेडी है बाय टेकिंग एवरेज वैल्यू। इसमें क्या है? बाय कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट विद another which is with another which is accurate। हम कोई और उसी तरह का इंस्ट्रूमेंट लें जिससे हम उससे कंपेयर करेंगे जैसे कौन सा ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास जैसे कॉलेज वगैरह बुक से आप लोग, चूंकि हमारे डिटेल्स लेते रहे सारी बातें मैं नहीं लिख सकता, आप लोग खुद बुक में देखिए। यहाँ से एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। एमसीक्यू इसमें है ऑन विच ऑफ फॉलोइंग which of following the correction factor can be applied। किन के ऊपर करेक्शन फैक्टर जो लगाया जा सकता है? अल्फा ऑप्शन देखें आप, रैंडम एरर, बीटा ऑप्शन सिस्टमैटिक एरर, चाबी ऑप्शन both of them, delta none of these। यहाँ पे कोई और भी एरर दिया जा सकता है। तो यहाँ जो हम इस पे अप्लाई करते हैं बुक की लाइन में करेक्शन फैक्टर हम सिस्टमैटिक एरर पे अप्लाई कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास था एरर में से। बाकी और भी एरर होते हैं, जैसा एब्सोल्यूट एरर हो गया, परसेंटेज एरर हो गया, फ्रैक्शन एरर हो गया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एमसीक्यू इसमें से रिजल्ट हमारे पास था।
एरर में से इसमें से और एमसीक्यू जो आ सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर रहा हूँ जो और एरर इसमें से आ सकते हैं, जो मैंने आपको कहा कि आप बुक रीडिंग कर लीजिएगा। रैंडम एरर कैन बी reduced by, ये आप खुद कर लीजिएगा। इस तरह से द एरर में अकर ड्यू टू, एरर किसकी वजह से होता है उसकी ऑप्शन भी मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास बुक में गिवन है कि क्या क्या कॉजेज होती हैं। द एरर में अकर ड्यू टू, एरर किसकी वजह से, किन की वजह से हो सकता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अदर एरर मैंने आप लोगों को बताया कि एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में क्या, यानी कि यहाँ उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, इससे आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाली हुई है। यहाँ पे मैं उनको डिस्कस इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि बच्चा हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जहाँ हमें कैलकुलेट करनी होती है फाइनल ईयर के अंदर, बच्चा के वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो अदर एरर जो है उसमें मैंने नाम आप लोग बता दिया, वैसे कंसेप्ट सारा उसे है। नेक्स्ट हमारे पास है अनसर्टेनिटीज, जो हमने यहाँ पे कहा अनसर्टेनिटीज, एरर्स हमने बता दिया। नेक्स्ट अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज क्या होती है? इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एरर, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एरर एंड एरर इन मेजरमेंट, ये भी एक तरह का एरर ही होता है। अब इसमें हमारे पास जो है वो अब क्यों होता है, इसकी कॉजेज वो भी जाहिर बात है एमसीक्यूज हैं, वो सारी की सारी आप उसमें से देखेंगे इसकी कॉजेज क्या है। उसमें मैं तीन मैं अगर बोल के बताऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे तीन हमारे पास कॉजेज थी। नंबर 1 इनएडिक्वेसी या लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल वेरिएशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंस, तो ये तीन जो बुक में रेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। यहाँ हमारे पास जो है बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस टॉपिक में से आते हैं और जाहिर बात है आप लोग को जो है वो ये तंग करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी वही होती है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू, कि हमारे पास उससे हम बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू। ये हमारे पास जब एक्यूरेसी होती है इसे हम बता सकते हैं, ये हम बाय फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी या बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी से भी मेजर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास है वो एक्यूरेसी जो है फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का इनवर्स केस होता है, यानी कि जितनी अनसर्टेनिटी ज्यादा हो उतना ही एक्यूरेसी कम हो जाती है, और अगर फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो उतना ही एक वैल्यू एक्यूरेसी की तरफ जाती है। तो हमारे पास नेक्स्ट है हमारा प्रिसिजन। प्रिसिजन क्या है? वेरिएशन व्हाइल मेजरिंग, वेरिएशन व्हाइल मेजरिंग सेम क्वांटिटी विथ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। जब हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रीडिंग लेते हैं, तो जैसे कि आप लोगों में एग्जांपल दी है, वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ली, सब्वेवियर से रीडिंग ली, तो मीटर और से रीडिंग ली, तो उन तमाम की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है वो डिफरेंट थी। तो हमारे पास विद दी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो वेरिएशन आती है इनको हम प्रिसिजन में पुट करते हैं। अब प्रिसिजन जो है हम किससे देखते हैं? प्रिसिजन हम देखते हैं बाय लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रिसिजन ऑफ
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का प्रीसेशन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का उसमें इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट कम से कम होगा, प्रीसेशन जो है उतनी ही कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम वैसे प्रीसेशन और एक्यूरेसी का अगर हम देखें तो हमारे पास इनवर्स रिलेशन बनता है, बुक में दिया हुआ, जहाँ पे यहाँ डिफरेंट वैल्यूज दी है कि हमने एक वैल्यू मीटर रॉड से ली, फिर हमने वैल्यू कैलिपर से ली, फिर हमने स्क्रू गेज से ली। जिस तरह हम प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट से आपकी तरफ आते हैं उतने ही हमारे पास एक्यूरेसी कम होती जाएगी। और नीचे बुक में पैराग्राफ कंप्लीट लिखा हुआ है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, क्या वैसे हमारा एफएससी का टॉपिक नहीं है कि हम ये सारी चीजें पढ़ें। इसमें जो हमारे पास काम की चीज है, काम की चीज यहाँ पे यही है कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, और हमने इनको फाइनल रिजल्ट में कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये हम इनकी तरफ चलते हैं। पहले हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमारे पास लीस्ट काउंट ही होता है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100 और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास इस तरह से आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है और इसमें से हमने कुछ आने असेसमेंट ऑफ uncertainty in the final result। फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैसे बुक में भी बड़ा ब्रीफली है, एक एक एग्जांपल करके दिया गया है। मेरी आप लोगों से जो है पहले तो आप काम ये असेसमेंट मेरी तरफ से यही है कि पहले आप लोग जो बुक में जितनी भी एग्जांपल दी है आप लोग उनको करें, आप लोगों से हो भी जाएगी, समझ आ जाएगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप लोगों को समझ नहीं आई थी तो तब हम जो है वो आप लोग छोटे थे, अब आप लोग हैं एक साल बड़े हो गए, सेकंड ईयर आप लोग पढ़े तो इनसे ज़्यादा हो जाएगी। वैसे ही हम यहाँ एक्सक्यूज करेंगे तो फिर भी हो जाएगी। सबसे पहले हम फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है हम उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं, ऐड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। नंबर 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों के लिए ऐड परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करें। नंबर 3 फॉर पावर फैक्टर, फॉर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के लिए आप ये करेंगे कि आप जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद दैट पावर, मल्टीप्लाई the power with percentage uncertainty। Number 4 for average values, अगर आपने बहुत सारी वैल्यूज की एवरेज ली है तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर 4 for average value, for average value, एवरेज वैल्यू क्या आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एवरेज फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1 यहां से आप एवरेज फाइंड करेंगे, एवरेज फाइंड करने के बाद आप उन वैल्यूज की डेविएशन फाइंड करेंगे, वैसे ही बहुत कम आती है। उसके बाद आप डेविएशन की एवरेज फाइंड करेंगे,
एवरेज ऑफ डेविएशन, एवरेज ऑफ डेविएशन, वो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगा। और नंबर 5 पे जो आपके पास है वो है इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। ये यहाँ पे ये भी पूर्ण है, इसमें से भी एमसीक्यू आ सकते हैं। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में आप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, अनसर्टेनिटी आप फाइंड करते हैं, अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से आपके पास जो इसमें से परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है वो सारे मैंने नेक्स्ट पहले 1 2 3 4 5 रूल लिख दिए। अब यहाँ पे हमारे पास इसको कैलकुलेट करना जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसके लिहाज से मैं एमसीक्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। नंबर 1 एमसीक्यूज कि अगर हमारे पास जो है कहा गया है कि वेलोसिटी के अंदर इफ इन वेलोसिटी के अंदर आपके पास एरर है 4%, मैं इसको वर्डिंग में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। वेलोसिटी के अंदर आपके पास एरर है 4% एंड मैथ में आपके पास एरर है 2%। तो बताएं देन परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। अल्फा ऑप्शन 6%, बीटा ऑप्शन 8%, चार्ली ऑप्शन 10%, डेल्टा ऑप्शन 12%। अब इस एमसीक्यू से पहले हम लोग फार्मूला देना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। एम और वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से आएगा। अब यहाँ पे पहले वी स्क्वायर में देखें, वी स्क्वायर में कितना एरर होगा। अब रूल देखिए, रूल क्या था, पावर फैक्टर के लिए मल्टीप्लाई द पावर विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। v में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 4%, v स्क्वायर में कितनी होगी, v स्क्वायर में होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4%, कितनी होगी 8% होगी। अब m और v स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। ऐड परसेंटेज अनसर्टेनिटी, v स्क्वायर के अंदर कितनी है 8%, मैच के अंदर कितनी है 2%, 8 + 2 कितना आ जाएगा 10%। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। इससे रिलेटेड हम एक और एमसीक्यू देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि हमारे पास जो है वो एक वैल्यू है x = a/b। ये हमारे पास एक वैल्यू है और अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास डेल्टा a जो है वो अनसर्टेनिटी है a के अंदर, डेल्टा a किसके अंदर अनसर्टेनिटी है a के अंदर, और डेल्टा b जो है वो अनसर्टेनिटी है b के अंदर। यहाँ आप इसको वैसे जैसे मतलब a के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है डेल्टा a, डेल्टा मतलब चेंज ही होता है, तो b के अंदर है डेल्टा b। ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है। तो ये बताएं कि हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी x में कितनी होगी। इसमें मैं ऑप्शन जो वो पुट कर रहा हूं अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b मल्टीप्लाई बाय 100। बीटा ऑप्शन a डेल्टा a प्लस b डेल्टा b मल्टीप्लाई बाय 100। चार्ली ऑप्शन आपके पास है b डेल्टा b माइनस a डेल्टा a मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा ऑप्शन a माइनस b डेल्टा a प्लस a माइनस b डेल्टा b मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस तरह का एमसीक्यू देखिए आप लोगों से ट्राई किया, जिसके आप ऑप्शन देखिए हम लोग कर देंगे और आप देयर कंसेप्ट को यूज नहीं करेंगे।
कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था, ए और बी क्या हो रहे हैं, डिवाइड, डिवीजन में क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है अब ए में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 100। बी के अंदर कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, डेल्टा बी ओवर बी मल्टीप्लाई बाय 100। ये ए में अनसर्टेनिटी आ गई परसेंटेज, ये बी में आ गई, दोनों एक्स में कितनी होगी, दोनों को ऐड करते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 100 क्या आ रहा है कॉमन, डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी मल्टीप्लाई बाय 100। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा इसमें, जाहिर बात है अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से हो सकते हैं, यूनिट 1 में से परसेंटेज अनसर्टेनिटी के पावर वाले हो सकते हैं, इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाले हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 1 मेजरमेंट। आई होप कि आप लोगों को सारे एमसीक्यूज और समझ आए होंगे। इसके अलावा जो मेन टिप्स हैं इस चैप्टर के हवाले से, नंबर 1 आपको यहाँ पे तमाम जितनी क्वांटिटीज हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, तमाम की यूनिट्स आपको मेमोराइज होनी चाहिए। आपको रिलेशन यहाँ पे याद होनी चाहिए, रिलेशन जो है वो यूनिट फाइंड करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह हमारे पास एक है कि 1 यहाँ e ओवर b की यूनिट क्या होगी, तो अगर आपको चैप्टर नंबर 14 याद है तो b इज इक्वल टू e ओवर b, इस तरह से b इज इक्वल टू अंडर रूट f मल्टीप्लाई बाय l ओवर m, इस तरह से b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 ओवर परमेबिलिटी इनटू 1 ओवर अंडर रूट परमेबिलिटी इनटू परमिटिविटी, ये भी सारे वेलोसिटी इक्वल होते हैं। अब ये सारे के सारे इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं, जैसे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी ओवर वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू प्रेशर। कहां से है, बर्नौलीज इक्वेशन से है। अब आप कहेंगे सर हमारे पास तो चैप्टर नंबर 6 है ही नहीं, लेकिन आप लोगों को ये रिलेशन सारे याद होने चाहिए क्योंकि आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। बर्नौलीज इक्वेशन से आप लोग ये कांसेप्ट ले सकते हैं। तो इस तरह के सारे आप लोगों को जो रिलेशन है वो सारे के सारे याद होने चाहिए। इसके अलावा इस तमाम क्वांटिटीज की यूनिट सेम है, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, ये सारे आपको पता होना चाहिए। जिस तरह मोमेंटम और इंपल्स, ये भी इनके भी सेम यूनिट है। तो इस तरह की आप लोगों को चीजें याद होनी चाहिए, जैसा कि फोर्स, ग्रेडियंट और स्प्रिंग कांस्टेंट यूनिट सेम होते हैं। सो ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 1 मेजरमेंट्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।